गुड इवनिंग गाइस। सर हैज ज्वाइंड। यस यस यस, मैंने ज्वाइन कर लिया। आ चुका हूँ भाई, आ चुका हूँ। 50,000 फाइन। ओ भाई साहब, बहुत महंगा है यार। लेट ओपी। ठीक है। हाय हाय बच्चों, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखो यार, इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यार मैं यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। वेक्टर्स के क्वेश्चन। अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेरीज आल्सो। एकेडमिक आपके डाउट्स जो भी होंगे वो सारे कुछ सारे के सारे जो है डाउट्स मैं बताऊंगा। एक बच्चे ने जो है कुछ क्रिएटिव वीडियो बनाया था, बहुत मस्त वाला आज, ठीक है। मैंने रिप्लाई किया तो था ग्रुप पे, एकदम ओपी वीडियो बनाया था भाई तूने, ठीक है। तो मैंने लिख तो दिया था, बहुत जबरदस्त वीडियो था, ठीक है। अभी जो है तेरे जो क्रिएटिविटी उसको मैं और फैला दूंगा। बहुत अच्छा था, मजा आया मुझे देख के। ठीक है। चलो अपन जो है, अब यार वो जो भी वीडियो था मैं जो है अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर सर्कुलेट कर दूंगा और आप उसे बाद में देख लेना। अभी तो जो है अपन जो है पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने की जो है शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड देखो, ये तो आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल पंचोली है। जो आप मुझे अनअकैडमी पे @राहुल पंचोली सर्च कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहे। आईजेएस अगर आपका टारगेट है करना, तो आप विजडम 1.0 जो कोर्स है ये चल रहा है, ये अभी कर सकते हैं। 2.0 भी आएगा थोड़े टाइम बाद। एनएसईए का क्रैश कोर्स करा था। तुम में से 205 बच्चे चाहते थे कि पढ़ना है, ठीक है, तो 205 बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं वहां पर। एनएसईए का क्रैश कोर्स यहाँ पे। एंड अनअकैडमी प्लस प्लस पे आपको पता है विजडम का कोर्स चल रहा है विद स्टडी मटेरियल, विद डाउट सॉल्विंग सेशंस कंप्लीट। जेई नीट का जो कोर्स है वापस से मंडे से जो है रेगुलर अपना जो है सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रैकर मैंने आपको बना रख के दे रखा है। इस ट्रैकर के जरिए आपको स्पेशल क्लासेस की जो लिंक्स है एनटीएससी से रिलेटेड, प्लस प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज कराए उसकी डिटेल्स, जेई नीट वाला जो कोर्स है उसके लेक्चर नोट्स, जो जेई नीट यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो है आप लोग को जो एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 का मटेरियल चाहिए, वो कंप्लीट मटेरियल सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप जैसे ही बच्चों अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेंगे, विद स्टडी मटेरियल, विद डाउट सॉल्विंग सेशंस अपनी आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर पाएंगे। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। यू कैन टेक लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विद प्रॉपर प्लानिंग आपको यहाँ मिलते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट। किसी भी एडुकेटर के किसी भी कोर्स में एनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप मुझे सर्च कर सकते हैं एंड फॉलो करने से मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ द कोर्सेज जिसके बारे में हमने अभी आप बात करी थी आप लोगों से। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से बच्चों आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है, 2 साल का 21,000, 1 साल का 17,500। ध्यान रखना दैट यू यूज रेफरल कोड RA लाइव, या फिर कोई भी आपका दोस्त भाई बंधु जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करो। आपकी जो फी है 10% से गाइज रिड्यूस हो जाती है, 15,750। एंड ये फी आपकी 18,900 हो जाती है बच्चों। एंड आप ये पेमेंट नो कॉस्ट ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट सब्सक्रिप्शन, यहाँ भी बच्चों जो है आपका 10% फी जो है रिड्यूस हो जाता है। ये 56,000 जो है 38,500, ये 1 साल का, ये 2 साल का, ठीक है। कीप यूजिंग RA लाइव रेफरल कोड फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ये सारी बातें आपको बता रखी मैंने। अब देखो यार, मैं आपको भी क्या करवाने वाला हूँ, किस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चल, सबसे पहली बात तो चैट बॉक्स की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। क्या रहेगा भैया, देखो सिस्टम देख लो क्या चलेगा। पोल वाले क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग के लिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आंसर्स देके आप लोग का ही फायदा होगा, ठीक है। सर हमें कुछ एकेडमिक क्वेरीज भी आपसे पूछनी है, ठीक है। अगर सिर्फ एकेडमिक क्वेरीज पूछनी है, हमें तो वेक्टर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एकेडमिक क्वेरीज, तो आप 1 घंटे अपनी स्टडी कर लो, 10 PM पे वापस मिल जाना। एकेडमिक क्वेरीज अगर पूछनी है तो हमें सर पोल वाले क्वेश्चंस करने हैं लगातार। अभी बैक टू बैक पोल वाले क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। एंड जो मैं अपना अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे प्रो मटेरियल यूज करता हूं, ठीक है। ये प्रो मटेरियल भैया आईजेएसओ का जो कंटेंट जो बच्चों को मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, आईजेएसओ का कंटेंट, उसके अंदर से जो है वेक्टर्स के सवाल अभी हम बैक टू बैक वेक्टर्स के सवाल पोल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस करे होंगे, किसने नहीं करे होंगे। एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट अपने आप से रहना। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि प्रेशर के अंदर आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट निकल गए हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है, ये करो। पहला सवाल क्लास का, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। ये आपके सामने पहला सवाल। अच्छा, सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको समझाते हुए ही आगे बढ़ूंगा।
51% बच्चों ने सही आंसर बी मारा। सर हमने 44% बच्चों ने जो ए आंसर मारा है, यहां क्या मिस्टेक हो गई ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। बेटा मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि एक वेक्टर को सर ऐसा ले लो, दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का उल्टा ले लो, माइनस ए ले लो, इन दोनों को ऐड करते ही 0 आ जाएगा। आप सेम मैग्नीट्यूड के ले ही नहीं सकते बेटा, आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड के लेने हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 3 वेक्टर तो लेने ही लेने पड़ेंगे। 2 वेक्टर कब ले पाते, जब इक्वल मैग्नीट्यूड वाला आपके पास ऑप्शन होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने पहला सवाल अभी किया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इजी सवाल, सबका सही होगा। ऐसे ही जो बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है ना, ये एक चैप्टर होता है। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर करके भी लर्निंग मिल सकती है। चैप्टर बहुत आसान है। कल सुबह 10 से 12 इसकी क्लास लगाई है मैंने, मैराथन अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई नीट का कोर्स कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं ये करना। ठीक है भाई, लीडर बोर्ड 5 सवालों के बाद दिखाया जाएगा। तो ये देखो यार, इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है, सर क्लास में पढ़ाया गया है। ए वेक्टर आपको आई कैप प्लस जे कैप यहां पर दे रखा है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। मेजोरिटी ने ये सही कर दिया था। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आई कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो बेटा ये √2 आ जाता है। बहुत ही सिंपल बात, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। इस तरह से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के सी आंसर तक आसानी से पहुंच सकते थे। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। पेशेंस से करना, तुक्केबाजी मत करना। ये क्या आया है? सॉल्व करो गाइस। चलिए, समय समाप्त। एंड बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया, 61% बच्चों ने डी आंसर मारा। सर देखो, ऐसे सवालों को करना कैसे होता है, इसका इमेजिनेशन करना चाहिए, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। 3 फोर्सेस पी क्यू एंड आर आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन अ प्लेन। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो सर कार्टेशियन प्लेन जो है इसको इमेजिन करो, ये बना दिया आपने। ये जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, क्यू एंड आर 150 एंड 120। तो आपने बोला, सबसे पहले बोला कि सर एक फोर्स को ऐसे मान लो, आसान हो जाएगी ना चीजें। ये वेक्टर पी हो गया आपका। अब वेक्टर क्यू कैसा बनेगा, 150 डिग्री एंगल पे, मतलब ऐसा। ये यहां से जो है ये एंगल 150 डिग्री है। ये वेक्टर आपका क्या बन गया, 150 डिग्री पे क्यू वेक्टर बन गया। एंड इसके बाद यहां से 120 डिग्री पे ये आपका 30 है बेटा। क्यू 30 है सर, कि टोटल तो 180 होना पड़ेगा ना। तो ये यहां से लेके यहां तक ये वेक्टर आ जाएगा 120 डिग्री पे। इस तरह से बन गया आपका। इन्होंने बोला है देन फॉर इक्विलिब्रियम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का बहुत सिंपल सा मतलब होता है दैट नेट फोर्सेस शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। अब आप नेट फोर्सेस को 0 करोगे एंड नेट टॉर्क को भी 0 करोगे। सर टॉर्क तो हमें आता ही नहीं है बेटा, टॉर्क की टेंशन मत लो। टॉर्क जो है आप फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी बहुत सिंपल सी चीज है, आपने नेट फोर्स को यहाँ पे 0 करना है। नेट फोर्स को कैसे 0 कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का जितना भी फोर्स है इट इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन का जितना भी फोर्स है इट इज इक्वल टू 0। इस तरह से किया जाता है। सर कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आपने बोला कि सर ये तो पी वेक्टर तो इधर रहा, ये पी वेक्टर रहा, क्यू का
इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, क्यू को दो टुकड़ों में तोड़ दो। तो आपने बोला सर देखो क्यू जो है इस वाली एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्यू को दो टुकड़ों में अपन ने तोड़ा है। यहाँ पे क्यू का जो एक टुकड़ा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर रिजोल्यूशन है बेटा, क्यू कॉस 30। गाइस फिर से बता देता हूं, जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा है वही बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको पढ़ के वेक्टर समझ जाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये क्यू साइन 30, यहाँ पे क्यू साइन 30 बेटा क्या होता है, क्यू बाई टू। एंड क्यू कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 इज √3/2, √3 क्यू/2। अब आप क्या करो सर, एक्स एक्सिस के सारे फोर्सेस को जीरो करना है। इसका मतलब सर जो इधर फोर्स लग रहा है पी, वो किसके बराबर होना पड़ेगा, √3 क्यू/2 के बराबर। सर वाई में जीरो करना है, वर्टिकल वाले जीरो, इसका मतलब सर आर किसके बराबर होना पड़ेगा, क्यू/2 के बराबर। ऐसे किया जाता है। अब आपने बोला कि सर फोर्सेस पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, तो आपने बोला P/Q/R निकालना है। सर ये किसके बराबर होगा, पी की जगह डाला आपने √3 क्यू/2, रेशियो क्यू की जगह क्यू रखा, आर की जगह आपने क्यू/2 डाला। हर जगह डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपने क्या बोला, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई ये किया, यहां नीचे भी कर दिया। अब क्या किया आपने, इस वाले रिलेशन में से क्यू/2 को कॉमन निकाल लिया। आपने बोला क्यू/2 को सर कॉमन निकाल लो, एंड जो फाइनल आंसर आपका बच रहा है √3 रेशियो, ये क्या बच रहा है अंदर, क्यू/2 कॉमन निकाल लिया यहां से, तो यहाँ 2 बच रहा है, एंड रेशियो सर क्यू/2 कॉमन निकाल लिया, 1 बच रहा है। सो दैट इज द रेशियो बेटा। इस तरह से आप √3:√2:1 ऐसा रेशियो देते हो। ये कॉन्सेप्ट इसका होता है वेक्टर्स को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये करिएगा इस, लो है। ये जो बच्चे करके बैठे हुए हैं ना, ये तो फटाफट मार दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जो बच्चों ने नहीं कर रखा उन्हें सीखने का मौका मिले। हम तो बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 25 क्वेश्चन करा देंगे अभी 1 घंटे में। फ्यूचर में अलग अलग तरह की किताबों से ऐसे प्रैक्टिस सेशंस और लेके आते रहेंगे। डीसी पांडे हो गई, बीएम शर्मा हो गई, टीएमएच हो गई, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, तो 75 सेकंड्स दिए थे मैंने आपको करने के लिए। यहां पर 51% बच्चे इस आंसर तक पहुंच गए। कैसे करना है देखो यार, टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R। ठीक है, हमें नहीं मालूम कैसे हैं वेक्टर, पर हम कह सकते हैं कि सर P प्लस Q किया वेक्टर के अंदर, तो रिजल्टेंट R निकल के आ गया। सर रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन लाइक दिस, इट इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा नहीं लिखते यार, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही Q चल रहा है, Q और थीटा एक जैसा लग जाए, कॉस अल्फा। ठीक है, if Q is doubled then the new resultant vector is perpendicular to P। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो ऐसे बना लो यार, ये P है वेक्टर, एंड लेट अस से कि ऐसा कुछ वेक्टर Q था। ठीक है, ये Q वेक्टर था, रिजल्टेंट आपका ऐसा आ रहा था, ये आपका रिजल्टेंट था। फिर इन्होंने बोला कि सर क्या करना है यहां पर, नाउ इफ Q इज डबल्ड, P को तो कुछ मत छेड़ो भाई, P को एज इट इज रखो, Q को डबल कर दो। आपने बोला Q को सर ऐसा डबल कर दिया, 2Q कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो नया रिजल्टेंट आ रहा है आपका, ये रिजल्टेंट क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। लेट अस से नए रिजल्टेंट को अपन जो कहते हैं यहाँ पे एस कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आपको जो है बोला गया है देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी, ऐसा निकल के आ गया ये। ठीक है भाई, अब आपने बोला कि सर देखो इन दोनों के बीच का एंगल जो है आपने यहाँ पर ये अल्फा ले रखा था, एंड इसके बेसिस पे आपने ये सॉल्व कर रखा था। एंगल तो बाद में भी अल्फा ही रहेगा, अल्फा ही रहेगा, डबल करने से एंगल थोड़ी बदल जाता है भाई। ठीक है, तो ये चीज जो है बिल्कुल एज इट इज सेम की सेम रही। अब आप क्या बोल सकते हो, सर दोबारा से रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाओ।
समझ रहे हो? ये रिजल्टेंट की इक्वेशन बिल्कुल सही लगाई थी, दोबारा से आपने रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाई और आपने बोला कि सर देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज अच्छे से विजुलाइज करना। इसके अंदर जब आप रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाओगे तो आप बोलोगे एस का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू, यहां पर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर इज 4q स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2q दैट इज 4pq कॉस अल्फा। चलो सर ये समझ में आ गया। और क्या कह सकते हैं सर? और क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से दिख रहा है कि ये जो है एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर, है ना? अब सर इन दोनों की सहायता से कुछ ना कुछ सॉल्व करके निकालने की कोशिश करो। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये जो अपने को निकालना है कॉस अल्फा की वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ पर। तो आपने बोला कि सर यहां से देखो क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस अल्फा इट इज इक्वल टू, यहां से एस स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो, 4q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये गया, ये गया। चीजों को इधर उधर अरेंज किया तो ये लिखा हुआ है 2p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4pq कॉस अल्फा। ठीक है सर, यहां से क्या हुआ, p से एक p गया एंड यहां कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल गई माइनस p डिवाइड बाय 2q। ये कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब आपने बोला ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो क्या जबरदस्त सवाल है। कोई बच्चे का कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है भाई। देखो एक क्वेश्चन को करने के अनेक मेथड होते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है, इसे निकालने के लिए कॉस अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो। रिजल्टेंट था आपका ऐसा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। कॉस अल्फा में आपने बोला माइनस p बाई 2q डाल दो, ये q से q चला गया, ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो रिजल्टेंट आपका यहां पर लिखा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, क्यू के बराबर। ये एक और मेथड, क्या पता मैंने बच्चों को पहले बताया हो तो कोई दूसरे तरीके से बताया हो। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया उनकी मैं हेल्प कर रहा हूं, बस इतनी सी बात बता रहा हूं। खुद से इसके अंदर वेक्टर रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाना, ये वाली खुद से पाइथागोरस थ्योरम लगाना, अगेन इस वाले के लिए वेक्टर रिजल्टेंट की इक्वेशन लगाना, खुद से लगाना, ये तीनों वेक्टर रिजल्टेंट एंड पाइथागोरस एंड मैनिपुलेशन है। बाकी मैनिपुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। एक और क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन ये रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद जरा देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या हालचाल है। अरे मेरा फोन क्या है, आवाज कर रहा है। The resultant of A and B is R1. On reversing the vector B, the resultant is R2. Easy, मैग्नीट्यूड वाले सवाल सिर्फ। चलो ये सवाल तो यार सरल था, पहले वाले से सरल था। 71% बच्चों ने सही कर दिया। इसका सॉल्यूशन फट से देख सकते हो। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1, तो आपने बोला कि सर R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह से, है ना। एंड चित्र थोड़ा सा बना लेते हैं तो आसान दिखती है चीजें यार। ये ए था, ये वेक्टर आपका वेक्टर बी था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था बच्चों। ऑन रिवर्सिंग दी वेक्टर बी को रिवर्स करना है बेटा। रिवर्स करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। व्हाट इज दिस एंगल नाउ? अगर पहले एंगल थीटा था तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा।
अब cos पाई माइनस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, cos a cos b माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो cos a cos b ये सारी चीज करोगे तो ये माइनस cos थीटा बन जाएगा बेटा। एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। आपको एक गलती बता देता हूं बच्चों की, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कॉस को पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, सही बात है, और बी को भी माइनस बी लिख देते हैं, ये दोनों लिखना गलत है। ये जो वेक्टर की इक्वेशन होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा रिजल्टेंट की, ये मैग्नीट्यूड चले जाते हैं यहाँ पर सारे, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। एंगल कॉस थीटा में आ जाता है, फिर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब दोनों को एड अप कर दोगे यार भाई, तो ये पीछे वाला चला जाएगा ना, ये टू ए बी गया, ये टू ए बी गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज दी सी इज द करेक्ट आंसर। यही आपका आंसर था। जरा लीडर बोर्ड का हालचाल देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो भाई सबसे टॉप पे जो है अभिलाष चल रहा है, फिर अरित्रा, ए नाम वाले बच्चे देखो, आदित्य, अग्निवेश, और ए और एस नाम वाले बच्चे आजकल तो फोड़ते हैं यार, ठीक है। तो ए और एस नाम वाले 8 बच्चे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये सवाल देखो। ओहो, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जाने दो बोनस, ठीक है। मैंने क्या देखा ये, हाँ यार मैंने ही गलत मारा था, लो चलो सॉरी, को बैठ, एक नंबर मेरी तरफ से बोनस ले लेना तुम लोग सब लोग। सवाल देखो, सवाल समझो। चलो, बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था आप लोगों ने सोच समझ के, बहुत बच्चों ने आंसर मारा। एंड गजब की बात यह है कि सबने ए एंड बी में से आंसर मारा, तो ए एंड बी ऑप्शन ही थोड़े ट्रिकी हैं, देखते हैं। वी सेड दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मान लो आपकी ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से आप फाइनल पोजीशन चले गए, तो ये जो है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब तो थोड़ा थोड़ा रेक्टिलिनियर मोशन भी बच्चे पढ़ लिए, समझता होगा ये। आउट बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द असर्शन इज, इसका बेस्ट जस्टिफिकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से दे सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स लीड्स टू द रिजल्ट इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो यार देखो, बात ये है कि सर हमें तो समझ ही नहीं आई इसकी बी वाली ऑप्शन की, लैंग्वेज ही समझ नहीं आई। अभी समझाते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली नॉट ए स्केलर, नॉट अ स्केलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ऐसे नहीं डिफाइन करते। डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 नंबर्स, ये भी कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, इसलिए वो वेक्टर है, नहीं। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो ही वेक्टर होता है, वरना वो वेक्टर नहीं बन सकता। जैसे तो करंट का भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर वो वेक्टर तो नहीं है। अब बी वाले को ध्यान से समझो। ऑपरेटिंग विद डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स लीड्स टू रिजल्ट इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट। तो इसने बोला है कि अगर हम ऑपरेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, कुछ प्लस माइनस करते हैं, तो आपको उसे मैनिपुलेट करने के जो रूल्स हैं, प्लस माइनस करने के जो रूल्स हैं, वो वेक्टर एडिशन वाले, जो वेक्टर के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके एग्रीमेंट में आ रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके एग्रीमेंट में आ रहा है, ठीक है। दैट इज द करेक्ट आंसर, इसलिए आपने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कहा, ठीक है। वरना तो कोई ऐसे भी कह सकता था ना भाई, ये करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, बताओ कितना करंट होगा, तो वो बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा, नहीं 4 ही आता है भाई दोस्त, यहाँ पर 4 एम्पियर ही जाता है,
ठीक है, वेक्टर लॉ नहीं लगता, यहाँ भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, तो ये बात आपको समझनी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो भाई, सरल सवाल। देख के, ऑप्शन से देख के करना है यहाँ पे। चलिए, समय समाप्त। एंड ये तो बहुत सरल सवाल था, बहुत सारे बच्चे बहुत आसानी से समझ गए होंगे क्यों। देखो यार, करना क्या है, ये लिखा है c इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ऐसे में क्या करो ना, आप इसको ऐसे इधर उधर अरेंज कर लो। c इज इक्वल्स टू बी माइनस ए लिखा हुआ है, आप बोलो कि सर वेक्टर ए में वेक्टर सी को जोड़ा तो आपको वेक्टर बी मिल रहा है। ठीक है, ये बात की क्लैरिटी मिली आपको। कहां पर ऐसा हो रहा है, ए में सी जोड़ने पे, ए में सी जोड़ने पे बी मिल रहा है। तो ये ए था, ये सी था, तो ए में सी जोड़ेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये वेक्टर ए, इसमें सी को जोड़ना है, तो सी को जोड़ने के लिए कैसे अरेंज करेंगे आप, ये जो है सी को देखो इसने ऐसे रख रखा है, ये ऐसा, अगर ये ऐसा रख रखा है, ए एंड सी को जोड़ते हैं आप तो ऐसा रखते हैं। मैं पैरेललोग्राम लॉ आपको बता रहा हूं यहाँ पर, तो आप बोलते कि जो रिजल्टेंट आता सर, इसके बीचों बीच यहाँ आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। ए में सी को जोड़ते, ये ए है, ये सी है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट इसके बीच में आना चाहिए पैरेललोग्राम, तो ये भी गलत हो गया। ए में सी को जोड़ते, ये ए है, इसमें सी जो लिखा हुआ है, सी को ऐसे किया आपने, इसका रिजल्टेंट जो है इनके बीच में यहाँ आना चाहिए था, पैरेललोग्राम बनना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ए एंड सी को फिर से जोड़ा, ये ए है, सी ऐसा डला हुआ है, तो आपने सी को ऐसे बनाया पैरेलली डिस्प्लेस करके, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ा, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आना चाहिए था, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये ऐसे बीचों बीच ही आ रहा है। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सीधा ऑपरेशन लगाना था, ये तरीका था करने का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 8वां सवाल, वेक्टर एडिशन आपने यहाँ समझा, ये सवाल देखो। A vector of magnitude 3 cannot be added to a vector of magnitude 4 so that the magnitude of the resultant is। लैंग्वेज है सवाल की बस घुमाने वाली, बाकी सवाल आसान। चलिए, अब देखो यहां पर जो है 73% बच्चे इस रिजल्ट तक पहुंच गए, कैसे सर, वेक्टर एडिशन का एक लॉजिक समझो। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कैन नॉट बी एडेड टू अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो भाई देखो, 3 और 4 अगर सेम डायरेक्शन में है, 3 एंड 4 भी सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। लेट अस से दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 3 ऐसा है एंड 4 ऐसा है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 3 4 - 3 हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो 1 से लेके 7 के बीच के सारे वैल्यूज ये एक्सेस कर सकता है। सर कैसे कर सकता है, देखो, अगर वेक्टर का 4 लेंथ का इधर बनाया, 3 लेंथ का इधर बनाया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इससे 5 भी आंसर आ सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर 4 एंड 3 वाले, तो 5 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो 7 हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 1 हो जाएगा। तो सारे आंसर्स 1 से लेके 7 के बीच के एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा हो गया, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इस तरह से आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बच्चों को पता होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, उसी का इस्तेमाल करके आप ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे भैया। नेक्स्ट सवाल आप लोग के लिए सवाल ये रहा, एक सवाल को स्किप किया हूं बिकॉज सेम सवाल था, सेम, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। ये सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए।
ये सवाल भी वर्ड प्रॉब्लम है, बट जो पहले प्रॉब्लम कराई उसी तरह से ये भी कर सकते हो। चलिए भाई, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है 78% आंसर दिया। कैसे सर, जो अभी अभी करा के आए हो डिट्टो सेम ही तो प्रॉब्लम है। वेक्टर एस ऑफ मैग्नीट्यूड 6, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 6 निकल के आता है। इन्होंने बोला एंड अनदर वेक्टर टी और टी, कोई दूसरा वेक्टर लेटर से उसका मैग्नीट्यूड टी है, ठीक है, हैव अ सम ऑफ मैग्नीट्यूड 12। इन दोनों का जो सम है ना एस प्लस टी, इनके मैग्नीट्यूड्स को जब आप ऐड कर दे रहे हैं तो वो कितना निकल के आ रहा है, 12। हैव ए सम ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सम होने के बाद जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 12 दे रखा है भैया। तो इन्होंने बोला कि वेक्टर एस प्लस वेक्टर टी को जोड़ दिया तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 12 आ रहा है निकल के, द वेक्टर टी। अब ऐसा हो सकता है या तो वेक्टर टी इसके सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में वेक्टर टी होता तो मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, 6 प्लस 6 12 हो जाते जुड़ के, सही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर टी जो है भैया उल्टे डायरेक्शन में हो। उल्टे डायरेक्शन में तो कितना मैग्नीट्यूड का होना पड़ेगा, अगर उल्टे डायरेक्शन में होता तो उसका मैग्नीट्यूड जो है बेटा 18 होना पड़ता, तभी तो 18 में आप 6 को जोड़ते जो कि उल्टे डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर 12 आ पाता। जो थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो सेम बात दोबारा बोल रहे हैं। तो 6 से लेके 18 तक की सारी वैल्यूज जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम 12 बना सकते हैं। सर और कैसे कैसे बना सकते हैं यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेक्टर 6 ऐसा हो, दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो, और दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा हो वो 12 आ जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल इजीली आप देख सकते हो सर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 36, तो इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है सर, ये 108 लिखा हुआ है, तो एक 108 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डाल दो, दोनों का रिजल्टेंट कितना निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। सो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करना था, एंड ये चीज आपको समझनी है, मैंने आपको ये बता दी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा गाइस, गाइस। द वेक्टर माइनस ए इज, यार आज मौका है 100% करने का, आज ही मौका था बस। ये हर बच्चे को जो वेक्टर पढ़ा होता है उसे पता होता है। चलिए बहुत ज्यादा टाइम था इसके लिए, 45 सेकंड्स, तो क्योंकि सवाल ही बहुत सरल था। गाइस वेक्टर माइनस ए का मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर ए दे रखा है, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाता है, विद सेम मैग्नीट्यूड। तो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा ही नहीं, लेस मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, इन दी सेम डायरेक्शन होगा ही नहीं, डायरेक्शन तो पलटना है। सो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। जरा देखते हैं लीडर बोर्ड का क्या हालचाल है भैया। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा मेरी वजह से गलत हुआ है, मैंने रॉन्ग बोल दिया था। तो जिनके भी मार्क्स एक एक कटे हैं वो +1 ग्रेस मान के जो है आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन 10 ही हुए हैं अभी, ठीक है, तो वेरी गुड भाई। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आप लोग की स्क्रीन पे जो है नेक्स्ट सवाल, सरल सवाल ये रहा, करो भाई। टोटल 22 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, फिर बच्चों के जो डाउट्स होंगे डाउट्स भी लेंगे यार। अरे बोलना तो चाहिए था सर कि टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाते हैं, रुको। अब तुमने जल्दी कर दिया तो क्यों भाई, मुझे दिखा ना यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है मिस टाइप दिख रहा है। ये V1 है, ये सर जो है V2 है, एंड ये V3 है। थोड़ा चित्र धुंधला हो गया था सर। सर हमने तो पहले आंसर मार दिया, थोड़ा रुक जाया करो ना यार।
V1 minus V2, V2 minus V1, V1 plus V2, V1 cos theta. ओके सर, समय समाप्त गाइस। सी वॉज द करेक्ट आंसर। कैसे करना है सवाल ये सर? देखो, आप क्या करो सर, ध्यान से देखो। ये वेक्टर का हेड इधर दे रखा है, तो V1 वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है ना? फिर आपको कैसे दे रखा है? ये ऐसे टेल पे रखा हुआ है इसके, ये ऐसे दे रखा है, ये V3 दे रखा है। अगर आप V1 प्लस V3 वेक्टर को ऐड करते तो क्या होता? बचे हुए की टेल से बचे हुए के हेड को ज्वाइन करने से ये जो आंसर आ रहा होता, आप इसे लिख देते, ऐसे लिखते। पूछा क्या था आपसे? V3 पूछा था। V3 निकालने के लिए अब आप क्या करें? इसको इधर उधर अरेंज कर लीजिए। V2 माइनस V1 वेक्टर आपका ये निकल के आ जाता है। दैट इज वाई 3 इज द आंसर। सिंपल सा जो है वेक्टर को पकड़ के लिखने की कोशिश किया करो, ये आपको क्लास में कराई भी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ढंग से नहीं करते तुम सवाल यार। ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हो तो बिल्कुल रद्द ही है एकदम। पता है, ध्यान से बातें सुनोगे ना तो बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेगी। जिनको कम आती है चीजें, उनके लिए बहुत फायदेमंद बात। बाकी जिनको आता है, कॉन्फिडेंस है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड जो है उसका होल स्क्वायर करना है। गाइस, मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर किसी भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई, इसका होल स्क्वायर करने को कहा गया है, अभी स्क्वायर कर देते हैं। एंड इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल करना है, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। गाइस, इसको आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कर देना है। यहां से हमने क्या देखा? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या है? दैट ए कैन बी 0, बी कैन बी 0, मस्ट नहीं होना चाहिए। आइदर ए और बी मस्ट बी 0, गलत है। कैन लिखा होता ना तो मैं सही टिक कर देता। ए कैन बी 0, बी कैन बी 0। और ऐसा भी हो सकता है भाई कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? cos थीटा कब 0 होता है? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। थीटा पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड मस्ट बी पैरेलल, बिल्कुल गलत। मस्ट बी पैरेलल, बिल्कुल गलत। मस्ट बी 0, बिल्कुल गलत। मे भी 0। अगर मस्ट भी परपेंडिकुलर होता ना तो भी गलत हो जाता भाई। फंसाने के लिए वो ऑप्शन देना चाहिए था, मजा आ जाता। इंग्लिश का खेल होता सवाल में, फिजिक्स का नहीं होता। फिजिक्स तो खत्म हो गई यहाँ पे कि थीटा पाई बाय 2 हो सकता है, ए 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है। ये 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है। तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर दो सवाल स्किप कर रहा हूँ, एक आगे वेक्टर का एक और सवाल आपको दूंगा, अभी देखना। यही था, ये लो, करिए भाई, ये सवाल कीजिए। वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, ABCD ऑल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर के हिसाब से अच्छा सवाल सीखने के लिए। ये दोस्तों डी वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। बड़े पेशेंस से करो ऐसे सवालों को, एंड तक चेक करा करो।
चलो दोस्तों, 43% बच्चे बी ऑप्शन मारे, बाकी बच्चे थोड़े घूम रहे थे इधर उधर। कैसे करते हैं सर सवाल ऐसा? चार वेक्टर दे रखे हैं, एबीसीडी दिख रहे हैं सर, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सबकी लेंथ बराबर है, एंगल थीटा बिटवीन द एडजेसेंट वेक्टर्स इज 45 शोन इन फिगर, करेक्ट वेक्टर इक्वेशन इज। आप क्या करो सर, ऑप्शन से चेक करो, वैसे तो आपको पता थोड़ी चल सकता है कौन सी आंसर आएगा। इसने खुद ने पूछा है करेक्ट वेक्टर इक्वेशन इज, तो वेक्टर की इक्वेशन देखोगे फिर ही तो चेक करोगे। ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, फटाफट से ऐसा सोच सकते थे, बिल्कुल सर। ए एंड डी को ऐड किया, तो ए एंड डी को ऐड करने से क्या आएगा सर? यहां पर कोई बीचों बीच आंसर आएगा यहाँ पे। और बी एंड सी को ऐड किया तो भी इधर बीचों बीच आंसर आएगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब आप ए एंड डी को ऐड करोगे, डायरेक्शन तो सेम आ रहा है एक जैसा, बट ए एंड डी को ऐड करने पे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड बी एंड सी को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos ऑफ एंगल दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां वाला कितना है? 135 डिग्री। भाई ए डी ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ए डी सबको हटा के सेम वैल्यू रख सकते हो, इनको भी हटा के रख सकते हो, बट cos 135 है एक जगह, cos 45 है। सर डिफरेंस आ जाएगा। सर कैसे डिफरेंस आ जाएगा यार? cos ऑफ 135 तो नेगेटिव हो जाएगा ना मेरे भाई, cos ऑफ 135 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। ये बात हो गई, तो ये सर गलत हो गया ऑप्शन। बी ऑप्शन को जो है अब चेक करते हैं, बी प्लस डी, बी में अगर डी को ऐड करोगे, सर दो परपेंडिकुलर चीजें हैं, दोनों को अगर जब ऐड करते हैं तो क्या आता है? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई लोगों, बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर सबकी वैल्यू सेम है, लेट अस से इनकी वैल्यू एक्स थी, तो ये क्या आ गया? √2x। इट इज इक्वल टू √2c, सी की वैल्यू क्या है? x, तो ये हो तो गया, सही प्रूव हो गया। ठीक है, देन ये देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस डी, ए प्लस बी को ऐसे ऐड करोगे तो ये b प्लस डी हो ही नहीं सकता, इसके बीच का एंगल 45 है, इधर का 90 है, साफ गलत। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, हो ही नहीं सकता। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तब जीरो होता है जब ये क्लोज पॉलीगन बना रहे होते हैं, क्लोज पॉलीगन बना ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, दिख रहा है ना यार, एक ऊपर एक इधर एक इधर है, इनका सारा समीशन जीरो कैसे हो सकता था? देखो, अगर ऐसे फोर्सेस होते, कोई बोलता कि सर एक एक ऐसा है ए, एक ऐसा है बी, एक ऐसा है सी, सेम फोर्सेस एट सेम एंगल्स, ठीक है, 120 120 120, ठीक है, तो इसका नेट फोर्स जीरो होता। मान लो सर 5 फोर्सेस होते तो कैसे बोलते? तो सर ऐसा बोलते आप कि 1 2 3 4 5, सर सारे फोर्सेस सेम, एंड 360 डिवाइड बाय 5, सबके बीच का एंगल 72 डिग्री होता, तो सर नेट फोर्स जीरो होता है। ऐसे इक्वली प्लेस्ड अगर होते हैं ना, तभी आपका जो है नेट फोर्स जीरो आता, इस पेयर का भी जीरो आ जाता, इसका भी जीरो आ जाता। तो ये ट्रिक होती है नेट फोर्स जीरो, आपको अगर पता करना हो तो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, आप लोग की स्क्रीन पे थोड़े जो है वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन करने के जो है सवाल डेफिनेटली अभी मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले एक और अच्छा सवाल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये करिए। Vector A and B lies in the xy plane. We can deduce that A and B एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक प्लेन में। वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर करना है। समय समाप्त। कितने, देखो तुमने क्या गलती करी ना, 25% बच्चों ने ये आंसर मारा। तुमने क्या गलती कर दी? देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होता, ठीक है, तो आप ऐसा कहते ना बेटा, आप कहते कि चलो वेक्टर वे सर ऐसा कुछ है, ए एक्स आई कैब प्लस ए वाई जे कैब। वेक्टर बी सर कुछ ऐसा है, बी एक्स आई कैब प्लस बी वाई जे कैब। अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड्स को बराबर कहा होता तो आप कहते कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर।
तब आपका ऑप्शन ए चालू होता, सही होता, मतलब चालू क्या होता, सही होता। ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता, ये क्या बात लिखी हुई है, ये तो साफ गलत है। भाई मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते हैं, तो बी वालों ने तो पता नहीं क्या कर दिया। सी में क्या बोला इसने, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स को इक्वल किया है कि सर ए एक्स और बी एक्स डिट्टो सेम होने चाहिए, ए वाई एंड बी वाई डिट्टो सेम होने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है सर। क्यों? ये इसलिए सही आंसर है बिकॉज इसने बोल दिया वेक्टर ए एंड बी बिल्कुल सेम वेक्टर है, लाइक वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर्स, क्लास में लाइक वेक्टर्स बताए होंगे ऐसा। और दूसरा वेक्टर भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा। सर मैंने वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस कर रखा हो, पैरेलली डिस्प्लेस कर रखा हो, तो उनका मैग्नीट्यूड्स तो बराबर है, सेम डायरेक्शन को शो कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसके अंदर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स एंड ए वाई इज इक्वल्स टू बी वाई, ये होता है वेक्टर डिट्टो सेम होते हैं, 3i के प्लस 4j के 3i के प्लस 4j के, तभी वो इक्वल वेक्टर होंगे। ये इसने इक्वल वेक्टर आपको दिखा रखे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक कैलकुलेटिव सवाल है, तो डेफिनेटली देंगे आपको। ये लो यार, करो दोस्तों, कैलकुलेशन करो। 75 सेकंड है, आराम से कैलकुलेशन करना। अब बच्चों के बीच बीच में अब गलत हो रहे हैं। पता है इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था आपको। जितना टाइम दिया ना, उसके करेक्ट वाले आंसर्स गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। 32% बच्चों ने डी आंसर मारा, ठीक है। अब देखो बात क्या हो गई यहाँ पे, समझना भाई। वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 12 पे सर, कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए दिमाग में। व्हेन इट्स टेल इज एट ओरिजिन, टेल ओरिजिन पे यहाँ पर है, एंड द नेगेटिव एंड is at the origin, it lies between the positive x axis and the negative y axis। तो दोस्तों वेक्टर ऐसा है, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y इनके बीच में लाई कर रहा है, ये एंगल 30 है। इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि इट्स y कॉम्पोनेंट इज, बेटा y कॉम्पोनेंट कैसे होता है, किसी भी वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ते हो आप, तो पहला टुकड़ा तो ये रहा x कॉम्पोनेंट, एंड ये रहा आपका y कॉम्पोनेंट। सिंपल सा आंसर दिखाई देगा कि यार ये और ये तो गलत है सर। आंसर बी एंड डी में से कुछ मारना है। इस ट्राइंगल को विजुलाइज करो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, वाई कॉम्पोनेंट ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है 12, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 12 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -6 निकल के, बिकॉज नीचे के डायरेक्शन में, दैट इज वाई दिस इज द आंसर। यहां तुम फंस गए, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड अभी इस सवाल पे तो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने बंद कर दिया, नेक्स्ट सवाल पे डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कौन सा उठाएं, दिस, ठीक है ये भी नहीं। ये सवाल उठाते हैं, ये सवाल करो भाई। Vector has a component of 10 in x, component of 10 in y and component of 5 in z। सबसे महा आसान सवाल। अच्छा सवाल लाऊंगा इसके बाद, दिख गया मुझे।
चलो भाई, तो यहाँ 74% बच्चों ने मार दिया आंसर। ये तो यार लड्डू सवाल ही निकल गया था। तो ये जो था सवाल नंबर ये, एंड इसका आंसर ये था। ठीक है, कैसे करना होता है ऐसे सवाल को, देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, सर देखो कैसे करेंगे अपन। वेक्टर हैज ए दिस कंपोनेंट इन प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आप कैसे आंसर निकालते हैं यहाँ पर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 25, दैट इज 225। 225 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये आपका सही उत्तर आ जाता है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप आपने समझ में आया होगा इसको किस तरह से करना है। नेक्स्ट सवाल आप ये वाला कीजिए, देखिए ये कितने बच्चे कर पाते हैं। एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, हैज एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 4 एंड वाई कंपोनेंट एज 10। इट इज रोटेटेड इन द एक्स वाई प्लेन, वेक्टर को घुमा दिया। सो इट्स एक्स कंपोनेंट इज डबल, एक्स कंपोनेंट डबल हो गया। तो नया वाई कंपोनेंट क्या होगा बताओ। चमका तुम्हें कैसे करना है। 55% बच्चे जो है आंसर बी तक पहुंच गए थे। देखो कैसे करना है, ठीक है। तरीका देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं भी क्या आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन तो मेरी वजह से गलत हुआ है तुम्हारा, बाकी जो है एक दो क्वेश्चन और बच्चों ने गलत भी कर दिए हैं आगे। ठीक है भैया, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, सर्टेन वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन हैज एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 4। इसका एक्स कंपोनेंट 4 है एंड वाई कंपोनेंट 10 है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 116। ये एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट को सॉल्व करने से आ गया। इट इज देन रोटेटेड इन दी एक्स वाई प्लेन। बेटा अगर किसी भी वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने से उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ये बहुत काम की बात है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। सर इससे हम कैसे कर सकते हैं, क्या फायदा उठा सकते हैं। आप बोलो कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कंपोनेंट तो उसका डबल हो गया, तो आपने बोला कि सर 4 की जगह 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा, √116 के बराबर ही रहेगा। मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकता वेक्टर को घुमाने से। तो 116 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर। इससे समझ में आया वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52। तो y की वैल्यू जो है √52 आपकी निकल के आई यहाँ पे। ये क्या हो सकता है, वेरी क्लोज टू 7.2। तो 7 का स्क्वायर 49। तो मैंने मान लिया कि यही आंसर हो सकता है, वरना तो बोनस होगा। फिर इस तरह से आपको करना था। चलिए थोड़े से जो है प्रोडक्ट वाले सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये कीजिए। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट वाले सवाल। वेक्टर ए एंड बी each have magnitude L when drawn with their tails at the same point. Angle between them is 30. The value of A dot B is, तुम्हें पता है 50 बच्चे मिलके 100% पोल करने वाले हैं आज इन दी हिस्ट्री ऑफ एन अकेडमी। 97, 98, तीनों ऑप्शन लगा दिए बच्चों ने, बचे हुए भी। ये है ना, कुछ तो ऐसा है कि 100% कभी नहीं होता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सवाल पराकाष्ठा था इजी होने का। कैसे, सर ए डॉट बी कैसे दिया जाता है, क्लास में पढ़ाया गया है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब सर कॉस 30। तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड एल है, एल है। कॉस 30 कितना होता है सर, कॉस 30 √3/2 के बराबर। तो ये आपका आंसर, महा इजी सवाल। इस तरह से आप करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है कैसा दिया जाए, ये है ऐसा। अच्छा,
ये भी बहुत लड्डू सवाल, चलो ये भी करो। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन तो प्रॉपर से ठीक से सीख जाओगे। सही कर रहे हो भाई लोग, तुम सही एकदम। बढ़िया यार, अच्छे इन्होंने बना रखे हैं ऑप्शंस। तो 43% बच्चों ने ये मारा, 7% बच्चों ने ये मारा, टोटल मिला के 50 हुए। ये 50 अपनी पिटाई करो एक बार। भाई लोगों, डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। तुम आंसर वेक्टर कैसा दे रहे हो? डॉट प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आ गया तो दुनिया बदल जाएगी यार, न्यूटन परेशान हो जाएंगे, ऐसा ना करो। तो आपने बोला ए डॉट बी करेंगे तो 4 into 2 दैट इज 8, 6 into 2 दैट इज 12, देन -3 into 1 दैट इज -3। कुछ बच्चों ने प्लस कर दिया, ये गड़बड़ कर दी यहाँ पर। तो ये क्या लिखा हुआ है, 20 - 3 इज इक्वल टू 17 इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था डॉट प्रोडक्ट का। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने जो है अब यहाँ पर, हाँ, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालने वाला सवाल। ये लो भैया, एक और सवाल तुम लोग के सामने, ये रहा, ये सवाल। चलो, 1 मिनट का पूरा समय दिया था। 46%, 45% बच्चों ने आंसर डी मारा। सर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, समझाओ। आप क्या करते हैं, वेक्टर एस का अगर डॉट प्रोडक्ट टी से करते हैं आप, तो आप लिखते हैं मॉड एस मॉड टी कॉस थीटा। ठीक है। एस डॉट टी करने से क्या आता है बेटा, 3, और ये 8, ये 8, तो 3 + 8 + 8। इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो कैसे लिखते हैं सर, a² + b², ये सारे एक्स स्क्वायर ay² az² करते, तो दो और दो, दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4, और ये 1, तो ये 9 आया। एंड ये कैसे लिखते सर, 3 का स्क्वायर 9, ये 16, ये 16, तो 32 + 9 41 आया, ये cos थीटा आपने लिखा। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखते, ये 16 + 3, ये 19 हुआ, एंड रूट के अंदर 41 × 9। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, 19 डिवाइड बाय √369। ये आपकी cos थीटा की वैल्यू आ जाती। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और दूर का ले जाके सवाल देता हूं मैं एक, रुको तुम्हें दे रहा हूँ, रुक जाओ, अभी अभी सॉल्व करने मत लग जाना, देख रहा हूं मैं तुम्हें। ये सवाल करो यार, 22 क्वेश्चन ही कराने ना, उसके बाद डाउट्स भी तो लेने हैं। ये सवाल देखो यार, टू वेक्टर्स, ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक, ये वेक्टर यहां से लेके यहाँ पूरा, डिफाइन अ प्लेन, इनसे एक प्लेन बन रहा है। इफ इट इज द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल विद बोथ द टेल्स एट वन वर्टेक्स एंड ईच हेड एट वन ऑफ द अदर वर्टेक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है,
टू वेक्टर्स से प्लेन डिफाइन करें, इट इज द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अपने को तो जो है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया था, बहुत सारे बच्चों ने करने की कोशिश करी, एंड जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का दैट वाज 1। सर कैसे करें सर, यहाँ पर क्या हर एक ऑप्शन को उठा के चेक करें? नहीं बेटा, नहीं करना होता। तो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर को ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे आप? किसी भी दो वेक्टर के अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने से याद करो, देखो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो आप ए पे हाथ रखोगे, बी की तरफ घुमाओगे, थंब आपको जो है ए क्रॉस बी का आंसर देगा। ए क्रॉस बी को करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड क्लास में पढ़ाया जाता है, आई जे के। एंड डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करोगे सर, इसको उठाओ पहले, आई कैप के नीचे 3 रखा, जे कैप के नीचे -2 रखा, ये कुछ के कैप है ही नहीं पहले वाले में। दूसरे वाले के लिए क्या किया आपने? 2 रखा, 3 रखा, -2 रखा, तो ये 2, ये 3, ये -2। अब इसे ओपन कैसे करते हैं बेटा, याद करो आपको क्लास में पढ़ाया था कि आई कैप को पॉजिटिव से खोला, -2 इंटू -2 दैट इज 4, 3 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। माइनस जे को लिखा, अब आपने जे को नेगेटिव से लिखा, 3 इंटू 2 -6, फिर -0 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखा, 3 3 जा 9, एंड ये 2 इंटू 2 -4, तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ था। आपने बोला क्या आंसर आ रहा है सर? 4 आई कैप, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, +6 जे कैप, ये क्या लिखा है? 9 + 4 13 के कैप। अब चेक करो कौन से ऑप्शन में सारे ही पॉजिटिव है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां सारे ही पॉजिटिव है, ये करेक्ट हो गया। अगर सारे ही नेगेटिव वाला होता तो वो भी सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि सर यहां पर आपने जो आंसर लिखा है ये ए क्रॉस बी का लिखा है। ये ए क्रॉस बी का कैसे हुआ सर, कि पहले ए वाला लिखा है फिर बी वाला लिखा है। बी क्रॉस ए कैसा होता है? बी क्रॉस ए में अंदर आप क्या करते हैं, यहां पर पहले बी वाला लिखते फिर नीचे ए वाला लिख देते, तो वो बी क्रॉस ए हो जाता है ना भाई। 21वें सवाल के बाद आज की क्लास का जो है ये जो सवाल है पोल वालों में, आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन खुद से भी कराऊंगा तुम्हें, वो अच्छा सवाल लगा था मुझे, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, क्या पता वो प्रेजेंट है या नहीं है बच्चा, पर मैं आपको कराऊंगा। चलो यार, कॉमन सेंस वाला सवाल था, आसान सवाल था, बहुतों ने गलत किया इसे। आप 3D प्लेन को जो है इमेजिनेशन करो, यहाँ पे ये रहा 3D प्लेन, है ना। आपने बोला कि सर ये वेक्टर है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। आप क्या कर रहे हो? प्लेन में वेक्टर बना रहे हो, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे इमेजिन करना। आपने एग्जैक्ट प्लेन में रखा कि ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था। लेट अस से कि सर ये वेक्टर एस वेक्टर था, ये वेक्टर टी वेक्टर था। अगर आप एस से टी को, चलो उल्टा रखते हैं, उल्टा रखते हैं। क्यों रख रहे हैं सर उल्टा? इमेजिनेशन अभी जो है नया नया ताजा ताजा सवाल है तो बढ़िया रखते हैं। ये एस है, ये टी है। अगर आपने बोला सर एस क्रॉस टी करना है,
एस के ऊपर अपना हाथ रखो, देखो पहले ऐसे बाहर की तरफ हाथ रखोगे, फिर टी की तरफ घुमाओगे, टी भी उसी प्लेन में, तो थंब क्या दिखा रहा है आपको, अब एस से टी की तरफ आपकी उंगलियां घूमनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आप अपनी उंगलियां जब घुमाते हैं तो एक तरह से क्या हो जाता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है बेटा। तो आपने क्या बोला, एस से टी की तरफ उंगलियां घुमाई, तो ये ऊपर का डायरेक्शन शो किया इसने, ये आर वेक्टर है। तो आपको समझ में आया, एस क्रॉस टी इज इक्वल टू वेक्टर आर। थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है 90 लिया भी नहीं मैंने। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एस एंड टी व्हेन दे आर ड्रॉन विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से नॉट ट्रू कौन सा है। तो आपने क्या बोला सर, एस क्रॉस टी को क्या लिखते हैं आप लिखते हैं एस क्रॉस टी को मॉड एस मॉड टी साइन थीटा। सही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया गया। अगर इसका उल्टा कर देते टी क्रॉस एस कर देते, देखो टी पे हाथ रख के एस की तरफ घुमाते तो थंब नीचे चला जाता, तो भाई ये भी सही बात है, उल्टे डायरेक्शन का वेक्टर आ जाता। आर डॉट एस जीरो हो जाता, चेक करते हैं भैया आर डॉट एस क्या है यार। आर का अगर मैं ये आर जो ऊपर की तरफ आ रहा है एस से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, 90 डिग्री cos 90 क्या होता है, जीरो। ये भी बिल्कुल सही है। एस डॉट टी इज इक्वल टू जीरो, एस डॉट टी कैसे जीरो हो सकता है, एक ही प्लेन में है, और ये एंगल थीटा जो है नॉट इक्वल्स टू 90 है, नॉट इक्वल्स टू 90 तो ये जीरो नहीं हो सकता, दैट इज रॉन्ग। हमें रॉन्ग को टिक करके आगे बढ़ना। ये मेरी तरफ से जो आपको आज क्वेश्चंस कराने थे वो यहाँ पर हुए। एक क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, अच्छा सवाल था, मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ फिर आपकी क्वेरीज उठाऊंगा। ये रही भाई लीडर बोर्ड, एंड लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट जो है जरूर सर्कुलेट करूंगा बाद में, तो लेके जरूर रख रहा हूं आप लोग के लिए। ये रहा। अब देखो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, अच्युत है उसका नाम, उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन देखो यार, ठीक है। तो ये सब तो तुम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। अच्छा सवाल था इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। फाइंड दी करो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप along वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन्होंने बोला फाइंड दी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं भाई, ये निकालने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये समझा दो बस। बहुत सिंपल सी चीज, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे जब प्रोजेक्शन निकालना होता है तो आप हमेशा इस तरह से इमेजिन किया करो, लेट अस ए की ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर ए था और नीचे ऐसे वेक्टर बी हमेशा बना दिया करो, इनके बीच का कुछ एंगल होगा हमें नहीं पता, हमें वेक्टर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग दिस वेक्टर। मतलब इसने क्या बोला है कि सर इसका प्रोजेक्शन अलोंग दिस, मतलब ये निकालो, ए कॉस थीटा निकालो। आपने बोला अरे सर खत्म ही हो गया। तो फाइंड दी वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन आपको निकालना था, तो आपने बोला कि सर ए डॉट पी बी किया जाए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी किया जाए, सवाल खत्म हो गया। इस तरह से सवाल किया जाता है। तो ज्यादा अच्छा सवाल तो नहीं था, मुझे लगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला सवाल होगा, मैंने पूरा देखा नहीं था, अब दिख रहा है तो आसानी दिख रहा है। 5 15 4 इंटू 2 प्लस 8 एंड ये प्लस 4 एंड मॉड ऑफ बी डालोगे, मॉड ऑफ बी कौन सा है, ये है, तो आप क्या बोलेंगे सर 9 प्लस 4 प्लस 16, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी सवाल। Now the class is open to your any academic doubts. If you want to ask any academic doubts, you can. I hope ऐसे सेशंस जो हैं फ्यूचर में भी आप लोग के लिए फायदेमंद रहेंगे। मैं फ्यूचर में भी ऐसे सेशंस करता रहूंगा, अलग अलग बुक से कंटेंट्स लेके आऊंगा। कल सुबह जो बच्चे डीसी पांडे से यूनिट्स एंड डायमेंशन करना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, डीसी पांडे की यूनिट्स डायमेंशन कराऊंगा। नीतीश सर की क्लास है, चला जाए, हाँ हाँ नीतीश सर की क्लास में जिसको जाना है फटाफट से चले जाओ यार, नो टेंशन। बाय 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 बाय, जिसको डाउट है वो रुको ना, जिसको एकेडमिक डाउट्स पूछने हैं बिल्कुल बाय 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 बाय, मेरी तरफ से हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था 3 मिस हो गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अग्निवेश का सवाल है, फटाफट फटाफट जो है बच्चों के डाउट बताने की कोशिश करता हूँ, जो भी बच्चों के डाउट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये सवाल देखो, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 8 3 एंड 5 शोन इन द फिगर, देन ठीक है क्या होगा यहाँ पर। सर भेज दिया डाउट्स आपको समेशन करके, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो चलो, हाँ सौम्य बहुत दिनों बाद चैट कर रहा है, बट अभी जो है बेटा सॉल्यूशन से फोकस कर। बिहार एनटीएससी का ऑल द बेस्ट सारे बिहार एनटीएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, तो ए का वेक्टर 8 है, इसका मैग्नीट्यूड, बी का वेक्टर 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, शोन इन द फिगर, देन इससे क्या कह सकते हैं अपन, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी,
5 + 3 8 हो रहा है, ठीक है। आपने बोला ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ओके। ए इज लेस देन बी प्लस सी। अब ये मैग्नीट्यूड कह रहा है या फिर वेक्टर ही कह रहा है सीधा सीधा, क्या कहना चाह रहा है? मुझे तो यही आंसर लग रहा है कि सर ये 5 है 3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली। नहीं ऐसा नहीं कह रहा है ये, मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से डायरेक्शन वाइज कहना चाह रहा है फिर ये पूरा। देखो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब अगर बी एंड सी, अब आ गया मुझे समझ में, बी एंड सी अगर आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होते ये, तो ही तो क्या होता भाई, तो ही हम कह सकते थे कि यार बी प्लस सी ऐड करने पे, बी प्लस सी ऐड करने पे ए आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब आपने बोला कि सर देखो ये ऐसा एंगल दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ ऐसा, एंड ये एंगल ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये जो है हम कहेंगे कि ये जो एंगल है 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, एंड 90 डिग्री एंगल दिखाई देने पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे। और आप तो सिंपल सी बात छोड़ो ना यार, अगर आप बी प्लस सी वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके आएगा ये, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड ये जो है, नहीं नहीं 4 नहीं आएगा भाई, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा आपका 30 cos थीटा, ठीक है। अगर यहां पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 25 + 9 यहां पर जो है 34 + 30 cos थीटा। अगर cos थीटा आपका 1 होता, cos थीटा 1 होता, समझो यहां पर cos, अगर थीटा 0 डिग्री होता तो आपका cos थीटा 1 होता और ये 64 बन जाता, सही हो जाता। अब ये थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है जब बी एंड सी को आप ऐड करोगे तो ये छोटा ही रहेगा, छोटा ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी इज लेस देन ए, ए आपका इंडिविजुअली बड़ा है, सो दैट इज वाई मुझे लग रहा है कि बी इसका आंसर होना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं, इस तरह से होगा। ठीक है भाई, तुमने 22 क्वेश्चन भेज दिए चैट बॉक्स में, क्वेश्चन टैब बंद कर रहा हूं पहले तो मैं, कुछ ज्यादा डाउट नहीं हो गए? चलो, अरित्रा ने इसके बाद जो सवाल भेजा है वो देखते हैं। सर ये सॉल्व कर दो प्लीज, ये सॉल्व कर दो। अब ये में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सारा 4 क्वेश्चन सबमिशन करके दिए हैं, वे क्या करते हो यार। चलो ठीक है, कंडीशन अंडर विच दी वेक्टर a माइनस बी इज पैरेलल टू वेक्टर b इज, a माइनस बी जो है इज पैरेलल टू b वेक्टर, ठीक है। इसने बोला a पैरेलल टू b हो, ठीक है, a परपेंडिकुलर टू b हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b बराबर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a नॉट इक्वल्स टू b हो, ठीक है। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, ए आंसर होगा, सीधा साधा फॉरवर्ड। कंडीशंस को रिजेक्ट करना है आपको, ठीक है। आप चेक करो, इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए परपेंडिकुलर बी है तो पैरेलल तो कभी भी नहीं आएगा, ये रिजेक्टेड। मॉड मैग्नीट्यूड बराबर रहने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है नॉट इक्वल से भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यही जो है इसका परम सत्य वाला सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, ये करा तो दिया भाई, 90 डिग्री पे होता है, क्लास का कराया हुआ सवाल है, क्यों पूछ रहे हो यार ये, ठीक है। 37, 5 इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट अ पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन, 5 फोर्सेस एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, बिटवीन देम आर इक्वल, इक्वल एंगल 0, आज की क्लास में तो बताया है, आज ही तो दिखाया था, ये डिट्टो सेम बताया था ना यार, आज ही तो बताया। एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी इन हाफ रिवोल्यूशन, √2v, क्लास में तो कराया है, 500 नहीं होगा। अच्छा हाफ रिवोल्यूशन हो गया 250, मैं 1/4 का बता दिया था। तो अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसा, तो आप क्या बोलोगे, सर इधर जा रही है, क्लास में कराया है यार मैंने, मुझे याद आ रहा है यार, ऐसी सारी बातें। 250 चेंज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v के बराबर, ये नहीं कराया तो क्या हुआ, दूसरा वो ट्रेन वाला कोई एग्जांपल करवाया है यार थोड़े दिन पहले कहीं, अच्छा वो दूसरी क्लास में कराया था, सॉरी। तो 500 आंसर आ जाएगा, 500 आ जाएगा।
फिर भी है तो आसान ही ना। ठीक है, तो इस तरह से करना था बेटा। नेक्स्ट सवाल जो है अपन देखते हैं यहाँ पे किसने बोला है। अग्निवेश ने एक और सवाल भेज रखा है, ये भी देखते हैं भाई। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, दो वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं, थर्ड वेक्टर सी लाई आउटसाइड द प्लेन, देन द सम ऑफ दीज वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए और बी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में बोर्ड पे है, ऐसे जमीन पे, है ना। सी जो है इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कैन बी जीरो, इनका सम जीरो हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर दोनों एक प्लेन में, जैसे मान लो ये मेरे हाथ पे दो वेक्टर्स हैं ऐसे ऐसे, अब ये मान लो एक वेक्टर जो था ऐसा और दूसरा वेक्टर इसके उल्टा हुआ, उनका समेशन जीरो हो सकता है। बट जो इसके प्लेन से बाहर है, इसके प्लेन के बाहर है, उससे मिलकर इसका समेशन जीरो हो ही नहीं सकता। कैन नेवर बी जीरो सही लग रहा है मुझे। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए प्लस बी गलत लग रहा है। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए माइनस बी बिल्कुल गलत लग रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यहाँ पे। बेटा यार, तुम जो मुझसे चैट बॉक्स पे बात करना चाह रहे हो मत करो, सवालों को देख लो, क्योंकि मैं चैट बॉक्स पढ़ूंगा तो सवाल नहीं करूंगा, सवाल नहीं करूंगा तो टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो मत करो, अभी कोई भी बात मत करो। अगर आपको बात करनी है तो सेशन के एंड का वेट करना है ना। X, Y, Z be three vectors each of magnitude root 2 and the angle between them is pi by 3. If A is non-zero vector perpendicular to X and Y cross Z and B is a non-zero vector perpendicular to Y, then Z cross X. इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी सर। कैसे करें यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। कौन लेके आया है? अर्पित अग्रवाल, बढ़िया सवाल लाया है। X, Y, Z be three vectors each of magnitude root 2, सबका magnitude root 2 है। एंगल बिटवीन ईच पेयर इज पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब कितना है सर? 60 डिग्री है। 60 degree angles है। If A is a non-zero vector perpendicular to X and Y cross Z, ठीक है। तो X जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, लेट अस से ये X वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर A वेक्टर है। Y क्रॉस Z जो है उसके भी परपेंडिकुलर, एंड Y क्रॉस Z एंड B इज ए नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू Y एंड Z क्रॉस। कौन किसके दे रखा है यार? A इज ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू X, ये बात यहां खत्म हो गई। एंड Y क्रॉस Z एंड B, कितने ज्यादा एंड नहीं लगा दिए इन्होंने यहाँ पर। A is a non-zero vector perpendicular to X and Y cross Z and B is a non-zero vector perpendicular to, यार ज्यादा एंड हो गया यार। नहीं देखो, जेई का सवाल डालने की कोई दिक्कत नहीं, जेई का सवाल आप कर सकते हो, पर जेई एडवांस में एंड ज्यादा नहीं लगा दिए कुछ यहाँ पे। A is a non-zero vector perpendicular to X, ये तो समझ में आया, एंड Y क्रॉस Z, तो मतलब A ही वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है या क्या है? एंड B, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। मैं ये मान के चल रहा हूं A इज ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू X, तो A X के परपेंडिकुलर है एंड Y क्रॉस Z के भी परपेंडिकुलर है। तो जो आपका यहां पर Y क्रॉस Z आ रहा होगा ना, लेट अस से ये Y क्रॉस Z आया, कोई नया वेक्टर आया, इसके A भी परपेंडिकुलर ही है, ऐसा। एंड B इज ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू Y, तो B जो है कोई नॉन जीरो वेक्टर है जो Y के परपेंडिकुलर है। एंड Z क्रॉस X, तो Z क्रॉस X के भी तो लग भी रहा है ना, अब यूनिफॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो Z क्रॉस X के भी ये परपेंडिकुलर है, क्या चीज? बी वेक्टर। अब आपको पता करना है इसमें से सही क्या है। B इज इक्वल्स टू बी डॉट जेड, जेड माइनस एक्स। ए ऐसे ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना है, सिंगल करेक्ट चॉइस ऑप्शन है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप चेक करने की कोशिश करो कि कैसे कैसे आप बना सकते हो यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशंस थी इन सबका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप बोलते हैं कि सर ये जो x एंड a परपेंडिकुलर है, तो x डॉट a इज इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन आपने बनाई। आपने बोला y क्रॉस z का डॉट प्रोडक्ट लेंगे a से, तो ये जीरो। मल्टीपल करेक्ट है शायद, नहीं यार, 3,0 आ रहा है ना, 3,0 पे नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा क्वेश्चन से पहले, है ना। y क्रॉस z डॉट a इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए आपने सिचुएशन बनाई y डॉट b इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए आपने बनाई y क्रॉस z डॉट b इज इक्वल टू जीरो। ये सारी सिचुएशंस आपने लिख दी। अब यहाँ पर ऑप्शंस से सेटिस्फाई करने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वेक्टर अलजेब्रा पढ़े? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे सारी चीजें हो जाएंगी बस, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन चल रहे हैं तो पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखो।
इन्होंने बोला बी वेक्टर क्या होगा, बी डॉट जेड, तो इसका जेड माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, बी वेक्टर। तो इससे क्या आ जाएगा, बी डॉट जेड स्क्वायर बी जेड एक्स, वाई क्रॉस जेड। अच्छा, देन ए इज इक्वल्स टू ए डॉट वाई, तो ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई जेड, ओके, ए वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे। देन आपने बोला ए डॉट बी, ए डॉट वाई बी डॉट जेड, ठीक है। एंड यहां पर आपने बोला कि सर ए डॉट वाई जेड माइनस वाई, तो ए वाई जेड माइनस ए स्क्वायर, ए वाई जेड इस तरह से, एंड ये माइनस ए वाई स्क्वायर। इसकी किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें अब चीजों की, विचार कर रहा हूं मैं यार, कोई आइडिया क्लिक कर रहा है तो बताओ यार। मैग्नीट्यूड आप नहीं डालते हैं, आपने भी नहीं, मैंने जी 2014 में नहीं दिया, मैंने 2009 में दिया था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार ये वाला सवाल। सभी वेक्टर्स को साथ में बनाए, नहीं तो प्रॉब्लम इज बी एंड ए भी तो है, एंड ये कब बोला है कि एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है, पाई बाय 3 एंगल से सबके बीच में। अच्छा, अगर मैं सारे के सारे वैल्यूज यहां पर पुट कर देता तो कितना बढ़िया हो जाता, है ना। मैं बोल देता y डॉट जेड साइन थीटा, नहीं, पर उसका जो है परपेंडिकुलर वेक्टर भी लेके आना पड़ता मुझे। वैल्यू रूट टू लिख के भी क्या होता है यार, ठीक है, द थिंग इज मुझे उसका एंगल जो है डालना पड़ता। अब y क्रॉस जेड से जो है एक नया डायरेक्शन का वेक्टर आ जाएगा, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ, ओके, वो एन कैप नहीं है, सी आ रहा है मेरा, अभी सेम प्लेन में होंगे। ये बहुत लंबा सवाल जा रहा है यार, ठीक है, ये लंबा सवाल जा रहा है अर्पित, इसको जो है पार्क करो यार, ठीक है। देख इसको करने में जो है बहुत लंबा टाइम जाएगा, अभी क्या कह रहे हैं, नहीं है लंबा सवाल। जय तेरा कमेंट दोबारा डाल देना, माय कमेंट कह रहा है तो, y क्रॉस z इन अ प्लेन ऑफ y एंड z, अरे ये परपेंडिकुलर चला जाएगा ना, y क्रॉस z तो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से, जो भी आंसर आ रहा है रुक जाओ यार सर, ठीक है, सर x इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा जिसमें a और b आउट ऑफ प्लेन है, ऐसा तो ए और बी आउट ऑफ प्लेन दे रखे हैं, चल ठीक है, तूने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, ये ले, सब एक दूसरे से पाई बाय 3 पे इंक्लाइंड है, एक्स वाई जेड भी 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 2 एंड द एंगल बिटवीन ईच पेयर इज पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3, लेट अस से कि ये वेक्टर ए था, है ना, नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये जो है आपने बोला कि सर अगर ये वेक्टर बी मैंने ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय 3 हो गया। अब वेक्टर सी को तुमने अगर ऐसा लिया, इस डायरेक्शन में लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये नहीं हो रहा, गलत हो गया, ट्राइंगल नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, ठीक है, सो दैट इज नॉट करेक्ट, ट्राइंगल नहीं बनेगा यहाँ पर। ट्राइंगल जो बना रहे हो ना यहाँ पर, इनके बीच में अगर तुमने वेक्टर ऐसा माना, तो ये तो सही सेटिस्फाई कर गया कि ये और ये इसके बीच का एंगल 60 डिग्री आ गया, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं आया, वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होता है ना कि ये होता है यहाँ पर। तो अगर किसी ने ये वेक्टर बी कह रखा है, ये वेक्टर सी कह रखा है, तो फिर गलत हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को जो है पार्क करेंगे, अभी करेंगे डेफिनेटली, वरना बाकी बच्चों के सवाल देखो बाकी मैं वैसे भी नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। सर क्वेश्चन 1 मिनट में तो एक वेक्टर बड़ा है और एक छोटा और एंगल कुछ हो तो कुछ भी हो सकता है, रचित तेरा बात समझ में नहीं आई। क्वेश्चन 1 में एक वेक्टर बड़ा है और एक वेक्टर छोटा है और एंगल कुछ हो तो कुछ भी हो सकता है, ये कहां पे चला गया, पहले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर में डिफरेंट मैग्नीट्यूड से, बेटा जो था बिल्कुल सही था, वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड से, जो आंसर है बिल्कुल सही दे रखा है आपका, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में जो है एक वेक्टर बड़ा है और एक छोटा है और एंगल कुछ हो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं 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 नहीं, मिनिमम 3 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। शुभम का सवाल देखते हैं यहाँ पर, शुभम ने क्या भेजा है यहाँ पर। गाइस यार ये तो आज की क्लास में कर दिया ना, नहीं किया, चलो ठीक है। ये सवाल देखो, इफ दी जीरो नहीं हुआ तो, जीरो होगा ना यार, कैसे नहीं होगा, मिनिमम पूछा है उसने,
मिनिमम में अपने मन से बना सकते हो आप, अनइक्वल बनाने, ये रखा, ये रख दिया, ये हो गया ना जीरो, अनइक्वल बनाने। तो ये जो सवाल है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, तो आपने यहां पर बोला कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, 89 सवाल था ये, एंड 89 सवाल जो था आपकी मॉड्यूल का, इसका आंसर जो था 1 था। कैसे कैसे करना है देखो, ठीक है। magnitude of the sum of two vectors is less than the magnitude of the either vector, then scalar product of the vector must be negative। ये वाह, ये गजब सवाल है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, वेक्टर्स मे बी पैरेलल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, द वेक्टर मस्ट बी पैरेलल इन द अपोजिट, इन द सेम डायरेक्शन। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया आपने, इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा है ये वेक्टर, ठीक है। तो जो भी वेक्टर आ रहा है, जैसे लेस देन आप कह रहे हो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से आया, या फिर लेस देन वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से आया, ये सिचुएशन कब हो सकती है मुझे बताओ। अगर आपने एक वेक्टर को ऐसा लिया, दूसरे वेक्टर को ऐसे लिया, तो रिजल्टेंट ऐसा आता है बीच में, ठीक है। ये कब होता है बेटा, आपने देखा एक वेक्टर को ऐसे लिया और एक वेक्टर को ऐसे लिया, सेम लेंथ वाले को, दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, तो क्या होता है, सेम आंसर आ जाता है। 90 से ज्यादा नहीं, 120 से ज्यादा हो, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर मस्ट बी नेगेटिव, तो इसका एंगल जो है, दिस एंगल, द एंगल बिटवीन देम थीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, अगर इसके बीच में होता है तो क्या होता है, ये नेगेटिव जाता है, मुझे याद है सिंगेज में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर यहां पर जो है ये छोटा हो जाएगा रिजल्टेंट, 90 से ज्यादा होने पे क्यों नहीं, तुम चेक कर लो, चेक कर लो यार, ऐसे लेना एक कि सर ये 5 मीटर लेना, ये 6 लेना, और ये जो है 110 लेना, चेक करके देखना, नहीं आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना भाई, नहीं आएगा, दोनों से छोटा नहीं आएगा, किसी एक से छोटा आ जाएगा, दोनों से ही छोटा करना है आपको, तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप करके आंसर बता सकते हैं कि सर अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका 90 वाला सवाल समझ ही नहीं आ रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 90 नहीं हो रहा। 90 में क्या है भैया, if the magnitude of the sum of two vectors is greater than the magnitude of the either vector, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, if the magnitude of the sum of two vectors, दो वेक्टर्स का सम कर रहे हैं अपन, इसका जो मैग्नीट्यूड है is greater than either of the two vectors, a इससे भी बड़ा है भैया, या फिर जो है b इससे भी बड़ा है आपका, तो क्या हो जाएगा ऐसे सिनेरियो में, क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में आप कह सकते हो पहला ऑप्शन दे रखा था, तो ये जो सवाल था, इसका जो ऑप्शन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया आपका। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों गलत बोला इसने, अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट जीरो भी तो हो सकता है, 90 डिग्री पे हो, तो बी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, द वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नहीं, नन ऑफ द अबव, दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर डी इस वजह से करेक्ट हो जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यार, जिसके भी क्वेश्चंस आज बचे हैं, कल सुबह यूनिट्स एंड डायमेंशंस की क्लास होगी, फिर क्वेरीज पूछना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यही सेशन को जो है समाप्त करेंगे, बाकी बच्चों का डाउट नहीं हो पाएगा, अभी समय समाप्त हो गया है क्लास का, वापस मिलेंगे कल, और डाउट जो है आप पूछना, अच्छे से टेस्ट देना, परसों फिर मिलेंगे, परसों डाउट जो है फिर पूछना, जब भी आपकी हेल्प जो है रेगुलर मिलते रहेंगे, अपन करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन, वापस मिलते हैं आपके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिन बच्चों को पढ़ना है वो कल मिले, एंड उसके अलावा जिन बच्चों को टेस्ट देना है उन लोग के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। कल एनटीएससी है, ऑल द बेस्ट फॉर एनटीएससी। बिहार का कट ऑफ 140 मार्क्स के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। सर मेरा टेस्ट है, प्लीज एक बार, टेस्ट बेटा सबका है यार, मेरे को भी नींद आ रही है, जाने दो यार, 1.5 घंटे की अपने मेहनत करी ना, देखो बातें तो नहीं करी, तुम्हारी मेहनत करी है ना। सर आपने आज जो वीडियो अपलोड किया है आपके चैनल पे, बहुत बुरा लगा, हमारे लिए भी कर दो, ठीक है, करेंगे फ्यूचर में। अभी तो कुछ टाइम ही नहीं है मेरे पास, सच बता रहा हूँ, टाइम ही नहीं है, टाइम का पूरा क्रंच है ना, कुछ टाइम का क्रंच है, तो बात माना करो, है ना। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।